आपकी जो स्टोरी चल रही थी लुई 16 अंकल की, उसी क्रम में आज इस कहानी को अंतिम रूप देते हुए हम इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पढ़ा कि कैसे लुई 16 अंकल जो है राजवंश में स्थापित हुए, 20 वर्ष की उम्र में उनकी किस रानी से शादी हुई थी, कैसे उन्होंने राज चलाया, कैसे कर बढ़ाए, कैसे आंदोलन या क्रांति हुई और फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो विचार थे उनको बल मिला और किस प्रकार से रॉबेस्पियर का शासन आया, फिर उसको भी मार दिया गया और अंत में फिर से कन्वेंशन का शासन था। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, इसका लगभग खत्म होने वाला है, तो कैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस पर फ्रांस पर काबिज हो जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा अभी आज का बिंदु है कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी, यानी जो क्रांति थी उससे रोजाना की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो क्या राजनीति, व्यक्ति के बोलचाल, पहनावा, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें इनमें परिवर्तन ला सकते हैं? क्या इनको बदल सकते हैं, उनके खान पान को, उनके बोलचाल को, उनके पहनावे को? तो बिल्कुल, जो फ्रांस में क्रांति चल रही थी उसके अंतर्गत जो शासन आया था, उन्होंने जो नेशनल असेंबली का था, उन्होंने कानून बनाकर स्वतंत्र जो अधिकारों की घोषणा की गई थी स्वतंत्रता की, उसमें स्वतंत्रता और समानता के द्वारा लोगों के पहनावे को, बोलचाल को, इन सबको एक जैसा करने की कोशिश की गई थी। खत्म, मैंने बताया था आपको कि पाव रोटी खाने पर जोर दिया गया था कि वो खाएं और सफ़ेद गेहूं वाली रोटी बंद कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। ठीक है, तो इसी प्रकार कानून बनाकर एक समानता की स्थापना करने की कोशिश की गई थी। इसी क्रम में सबसे जैसे बास्तील का विध्वंस हुआ, जो पुरानी व्यवस्था का परिचायक था, उसके अगले क्रम में 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। इसका अर्थ कहते हैं कानून बनाकर सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। इसका अर्थ ये था कि अब तक जितने भी पत्र पत्रिकाएं या जो भी सामग्री प्रकाशित होती थी वो सेंसर बोर्ड की अनुमति से ही प्रकाशित होती थी। अगर वो परमिशन देते थे तो ही छपती थी। यानी आप राजकाज से संबंधित चीज़ों की, लोगों की बुराई नहीं कर सकते हो, अगर वो नहीं परमिशन देंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब था कि बंधा बनाया प्रेस थी। लेकिन इस कानून की समाप्ति के बाद जो मार्केट में, पूरे राज्य में एक बाढ़ आ गई थी, है ना, किसकी? पत्र पत्रिकाओं की, पुस्तकों की, और लोग विभिन्न प्रकार की वो चीज़ें करने लगे थे। तो मार्केट में इस तरह पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें अब बहुत सारी प्रकाशित होने लगी थी, क्योंकि उन पर से प्रतिबंध हट गया था। अब कोई भी अपनी पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। तो जो तस्वीरें थी वो छपती थी, एक कोने से दूसरे कोने तक, देहात तक सारी बातें जाने लगी थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, ये तो हो ही रहा था, लेकिन जो दार्शनिक थे, जो लेखक थे, उनके विचारों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए लोग जो है संगीत, नाटक, अकादमी, उत्सवों में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जाने लगे थे, क्योंकि उनसे जुड़ने का ये अवसर था। क्योंकि उनका जो पांडित्यपूर्ण लेखन था, यानी बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, वो उसको कितने लोग पढ़ पाते थे? कुछ चंद लोग जो शिक्षित थे वही पढ़ पाते थे। आम लोग तो उनसे जुड़कर उनके विचारों को, उनकी बातों को इन समारोहों के माध्यम से ही जान सकते थे। तो ये सारा घटनाक्रम फ्रांस में होने लगा था 1789 के सेंसरशिप कानून के बाद, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो अधिकार थे वो सब लागू किए। कहीं ना कहीं हर चीज़ पर से प्रतिबंध हटाने की कोशिश की गई। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट, कन्वेंशन का शासन था 1794 में, उसके कुछ साल बाद ही, लगभग 6 और 4, 10 ईयर्स बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट का पदार्पण हुआ फ्रांस की राजनीति में। और 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। शुरू में लोगों को लगा कि ये तो मुक्तिदाता है और बहुत आधुनिक विचारों वाला है, ये सभी को मुक्त कराएगा, तो ऐसे लोग प्रभावित हुए और फ्रांस का सम्राट तो घोषित किया ही खुद को, साथ ही साथ पूरे यूरोप में इसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और अलग अलग जगह पर अपना साम्राज्य बनाया उन देशों को, और वहाँ पर अपने जो रिश्तेदार थे उनको वहाँ पर बिठाया। तो ये इस तरह से साम्राज्यवादी नीति इसकी चल निकली, और उसने कुछ नियम बनाए, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, जो बहुत आधुनिक था। इससे पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन इसने निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया। और उसके अलावा दशमलव प्रणाली की एक समान पद्धति, यानी पहले जो नापतोल की अलग अलग प्रणालियाँ प्रचलित थी, इसने दशमलव पद्धति की नापतोल की एक समान प्रणाली प्रारंभ की। लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा आधुनिक विचारधारा वाला है और ये सभी पूरे यूरोप में जो है मुक्ति का दूत बनकर आया है। लेकिन धीरे धीरे लोग इसकी मंशा को समझने लगे और अब लोग उसको मुक्तिदाता की बजाय
एक सैनिक और हमलावर के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे प्रतिरोध हुआ और अंत में जाकर 1815 में 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और अंत में मृत्यु। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत कम समय में बहुत दूर दूर तक यूरोप में अपना साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन अंत में उसकी हार हुई बहुत कम समय। देखो आप 1804 में नेपोल फ्रांस का जो है बना था सम्राट और 1815 में समाप्त, यानी करीब 10-11 साल तक उसका ये सब फैला, पर उसने बहुत तेजी से विस्तार किया था। ठीक है, उसकी जो आधुनिक विचारधारा थी, जो नए नए विचार थे, क्रांतिकारी विचार थे, उनका जो असर था वो उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया, है ना। उसकी चीज़ें जो है उसके बहुत बाद में सामने आई और इन क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद आया। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद फिर क्रांति, मतलब फ्रांस में ये सब चल रहा था, लेकिन ये सारी फ्रांस की क्रांति थी, कैसे समाप्त हुआ, राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, फिर नेपोलियन बोनापार्ट और उसके बाद ये प्रवाट जो है आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। और यहाँ दो चीज़ें देखने को हैं कि जो फ्रांस के विशेष चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं इस पूरी क्रांति से, वो हैं उसके स्वतंत्रता और समाजवादी विचारधारा वाले विचार। इनका बहुत गहरा असर सभी पे पड़ा और हमारे जो ये है अपना संविधान है उसके निर्माण में भी इसके फ्रांस के शासन का जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें हैं, इनका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। गणतंत्र वहाँ था, उसका असर पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभी को प्रेरणा देती हैं। फ्रांस की क्रांति से लोगों ने प्रेरणा ली और बाकी आगे भी आंदोलन ऐसे होते रहे। हमारे भारत के राजा राममोहन राय और टीपू सुल्तान जैसे जो राजा थे या विचारक थे, उनके विचारों पर ये फ्रांस के समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व वाले विचारों की बहुत गहरी छाप देखने को मिली है। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा और कल मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तैयार रहिएगा किताब लेकर। कल जो वीडियो लाऊंगी इसके बाद वाला, उसमें इस लेसन के फ्रांस की क्रांति के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाऊंगी। आप पूरी स्टोरी ध्यान से रखें। अगर भूल गए हैं तो पिछले सारे वीडियो देख लेना, जिससे आपको क्रम बनाने में आसानी रहेगी कि कैसे कैसे फ्रांस के लुई अंकल की स्टोरी थी और वो हमें अब कैसे क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।